लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जेबीकेएसएस यानी जयराम महतो की पार्टी जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है उसे लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई है जेबीकेएसएस के उम्मीदवारों ने कई जगहों पर, तो लाजमी है कि अब विधानसभा चुनाव में ये अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगे और एक नई पार्टी झारखंड में जेबीकेएसएस के रूप में या जेकेएलएम के रूप में हम देख सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब लोकसभा चुनाव में इस तरह का प्रदर्शन रहा, खासकर जयराम महतो का बहुत अच्छी मार्जिन उन्होंने लाई है, हालांकि जीत उन्हें नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दी है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड विधानसभा में इनके कैंडिडेट कई जगहों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस के उम्मीदवार अपना दम दिखाएंगे और कौन से वो इलाके होंगे, कौन सा वो विधानसभा क्षेत्र होगा जहां पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं या वो विधानसभा इनकी नजर में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जिस तरह की मौजूदगी दिखाई है जयराम महतो की पार्टी ने, तो अब विधानसभा में उतरना लाजमी है, तय माना जा रहा है कि विधानसभा में वो अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन वो कौन सा इलाका होगा जहां ये अपनी दमदार उपस्थिति दे सकते हैं? देखिए, जयराम की जो पार्टी है उसने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 प्रत्याशियों ने जो है वो 1 लाख से ज़्यादा वोट लाए हैं, जिसमें से जयराम ने तो लगभग 3.5 लाख वोट लाए हैं, इनफैक्ट 3,47,322। देवेंद्र नाथ महतो का भी प्रदर्शन बेहतर रहा, 1,32,000 से ज़्यादा वोट उन्हें आए और संजय मेहता ने 1,57,977 मतलब 1,58,000 के आसपास वोट लाया है। इसके अलावा धनबाद से इखलाक अंसारी जो है वो चुनाव लड़ते हैं और वो भी लगभग 80,000 के आसपास जो है वो वोट लेकर आ जाते हैं। और दामोदर सिंह जो कि सिंहभूम में लड़ रहे थे, उन्होंने भी 44,292 वोट लाए हैं। तो जो प्रत्याशी बीच में ये उपस्थिति इन्होंने अपनी दर्ज करा दी है। हालांकि दीपक गुप्ता और बेबी लता टुडू और मनोज यादव इस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन अब देखिए, अगर ये 4 कैंडिडेट को आप देखते हैं और जिन लोकसभा क्षेत्रों में ये लड़े हैं, तो वहां पर विधानसभा में जिन विधानसभा में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा, वहां पर जो है जयराम की पार्टी अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर सकती है। अब देखिए, मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि जयराम की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हालांकि फैसला तो जयराम को खुद करना है, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव में जो वोट मिले हैं जयराम की पार्टी को उसका आकलन करें तो हम कुछ कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे वैसे सीटों की हम बात करते हैं जहां जयराम की पार्टी को 50,000 या उससे ज्यादा वोट आए हैं, तो नेचुरली अगर विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी को किसी क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा वोट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मुख्य मुकाबले में है और यहाँ पर तो प्रत्याशी पक्का ही जो है वो दिया जाएगा। इनमें कौन कौन क्षेत्र हैं? तो देखिए, रामगढ़ का एक क्षेत्र आता है। रामगढ़ में 55,400 से ज्यादा वोट जो है वो संजय मेहता को मिले हैं। तो रामगढ़ वो क्षेत्र है जहां पर जो जेबीकेएसएस है वो अपने प्रत्याशी दे सकता है। फिर मांडू, जहां से जेपी पटेल हैं, कुर्मी बाहुल्य इलाका है, वहां पर भी 53,200 से ज्यादा वोट जो है वो आए हैं संजय मेहता को। अब आप जब जयराम के क्षेत्र गिरिडीह में जाते हैं जहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, तो टुंडी में 59,400 मतलब लगभग 60,000 वोट जो है वहां पर आए हैं। डुमरी में तो 90,500, तो यहाँ तो उन्होंने लीड भी किया है, तो यहाँ से तो पक्का ही मानकर चलिए। और इसके ये पूरा महतो बेल्ट जो है वो फैक्टर पूरा इसके बाद आप गोमिया चले जाइए तो वहां पर भी 70,000 से ज्यादा वोट उनके पास है और बेरमो में भी जो है वो 53,000 से ज्यादा वोट जो है वो जयराम को आए थे। तो ये जो आप 6 विधानसभा देखते हैं, यहां पर तो ये प्रत्याशी देंगे ही देंगे, ये मानकर चलिए। अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं और उसको हम 30,000 से 50,000 के बीच में रखते हैं कि अगर किसी प्रत्याशी को किसी विधानसभा में 30,000 से 50,000 के बीच वोट मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दिखाने में कामयाब है। तो इसमें कौन कौन से सीट आते हैं? तो बरका गांव आता है, यहाँ पर 31,600 वोट यहाँ पर संजय मेहता को मिला है। बाघमारा आता है, यहाँ तो जयराम महतो को 46,200 वोट आए हैं।
चंदन क्यारी से इखलाक अंसारी को 35,300 वोट, क्योंकि चंदन क्यारी धनबाद लोकसभा के अंतर्गत है। और फिर सिल्ली में, जो कि सुदेश महतो का इलाका है, रांची लोकसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देवेंद्र महतो को 49,300 वोट मिले हैं। तो ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो अपने और ये तो सशक्त उपस्थिति है। अगर 50,000 वोट आप कहीं पर ला रहे हैं, 49,300 है, 700 वोटों के कारण ये 30 से 50 वाली कैटेगरी में आया है, नहीं तो ये ऊपर ही रहता। और फिर ईचागढ़ में आप देखिए तो 38,500 वोट जो है उससे ज्यादा वोट आया है। तो अब ये 5 कंस्टिट्यूएंसी अगर आप देखिए विधानसभा के, जहां पर 30,000 से 50,000 के बीच हैं, तो ये 5 आ जाते हैं। तो 6 और 5 11 कंस्टिट्यूएंसी तो बिल्कुल ही पक्के हो जाते हैं कि यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अगर हम इसे 10,000 से 30,000 वाले वोटों के कैटेगरी में डाल के एक तीसरा कैटेगरी खोलते हैं, तो इसमें भी 6 विधानसभा आ रहे हैं। कौन कौन? गिरिडीह जहां 21,700 वोट है, बगोदड़ जहां पर 11,900 वोट है, सिंदरी में 18,900 वोट है, बोकारो में 15,200 वोट है और खिजरी 23,000 वोट है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट है। कांके में भी 17,200 वोट है। तो यहाँ पर भी आप मानकर चलिए कि रांची लोकसभा की विधानसभा जी हाँ, प्रभाव दिख रहा है। हाँ, और उसमें कम से कम 15,000 से जहां ज्यादा है वहां तो जरूर देंगे। तो 15,000 से ज्यादा, मैं जो ये 6 बोल रहा हूँ उसमें सिर्फ एक बगोदड़ है जहां पर 11,900 मतलब 12,000 वोट हैं, बाकी हर जगह 15,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पर भी 5 से 6 सीट आपको दिखता है। तो ये हो जाता है 6, 5, 11 और 6, 17। अब 5 से 10,000 वाले कैटेगरी में अगर आप देखें तो चक्रधरपुर, सिमरिया, बरकट्टा और धनबाद, ये 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 6, 5, 11, 6, 17, 4, 21 सीट जो है यहाँ पर आ जाती है। अब इसके अलावा जहाँ पर जयराम की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, जैसे कि हम तमाड़ की बात कर लें, खरसावां की बात कर लें, यहाँ पर कहा जाता है कि कुर्मी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। और हमने ये इस लोकसभा चुनाव में देखा है कि कुर्मी वोटर्स जयराम की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो तमाड़, खरसावां में भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको जेबीकेएसएस का प्रत्याशी देखने को मिला। ये जितने विधानसभा का आकलन आपने किया है, ये कोल्हान और कोयलांचल, इन जगहों पर, इन विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा असर नजर आ रहा है। ज्यादा असर उधर है। लेकिन आप देखिए सिंहभूम में भी सरायकेला भी दिखता है। सरायकेला में हाँ जी हाँ, सरायकेला में 29,143 वोट जो है वो दामोदर हांसदा को आया है। तो वो एक और क्षेत्र है जहां पर कि प्रत्याशी दिया जा सकता है। इसके अलावा तमाड़, खरसावां की बात मैं कर रहा हूं, और जमशेदपुर को भी कहा जाता है कि वहां कुर्मी डोमिनेट करते हैं। तो इस बार तो प्रत्याशी नहीं था, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में 1-2 सीट। तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट एक 25 सीट का आंकड़ा आता है। अब जयराम की पार्टी को यह तय करना है कि क्या वो इन 25 पर हिट करेगी या इससे ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में भी वो अपना विस्तार करना चाहेंगे। 4-5 महीना का वक्त है अब, या उन्हें लगता है कि 4-5 महीने का वक्त ही है तो और विस्तार करने के बजाय इन 25 में से कोई 15 या 17 कंस्टिट्यूएंसी को देखा जाए या 20 कंस्टिट्यूएंसी को देखा जाए और वहां पर पूरा जोर लगाया जाए। क्योंकि देखिए इसमें आप वो वोट देख रहे हैं, खास करके गिरिडीह के जो 6 कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर जयराम फैक्टर की वजह से भी वोट आया है। और इसलिए वोट आया है क्योंकि वहां जयराम प्रत्याशी हैं। अब अगर जयराम वहां प्रत्याशी नहीं होंगे तो क्या इतना वोट वहां मिलेगा? क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि जयराम 6 के 6 विधानसभा से लड़े। तो किसी एक या 2, ज्यादा से ज्यादा 2, तो बाकी जगह पर जो है वोटों का जो टर्नआउट होता है और जो शिफ्टिंग होती है वो किस तरह से होती है, इस पर भी लोगों का ध्यान रहेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद 20 सीटों को सिलेक्ट करके अगर जयराम की पार्टी पूरा जोर लगाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर उसमें से आधा दर्जन सीटें भी अगर निकल जाती हैं तो वो एक बड़ी जीत होगी पहले बार की तुलना में। सरकार में अच्छी खासी दखल होगी, चाहे आप पक्ष में रहें या विपक्ष में। पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें,
बातों का एक वैल्यू होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा चुनाव लोकसभा का जो लड़ा है जयराम की पार्टी ने, और मुझे लगता है ऐसे आप देखिए तो 25 सीटें तो सीधे दिख रही हैं, तो अब वो 25 पे लड़ना चाहें। एक और सवाल रंजन जी, और काफी अहम सवाल ये हो जाता है, ये अगर 25 सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो इन सीटों पर जेएमएम और बीजेपी दोनों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जेएमएम की जेबीकेएसएस की पार्टी इसी तरह मजबूती के साथ उतरे तो या देखिए, अब ये भी देखना होगा, क्योंकि जब हम जयराम की पार्टी को जो वोट मिला है तो हम देखते हैं कि वोट किन्हें ज्यादा मिला है। तो आप देखते हैं कि जयराम महतो को ज्यादा वोट मिला है, देवेंद्र महतो को मिला है, संजय मेहता को मिला है। तो एक कम्युनिटी को जो है वो वोट मिलता हुआ दिख रहा है, एक जाति को वोट मिलता दिख रहा है, उसके प्रत्याशी को। जो बाकी प्रत्याशी हैं, जैसे मनोज यादव जो कोडरमा से लड़ रहे थे, उन्हें उस तरह से वोट नहीं मिले। तो ये सवाल हैं कि या दीपक गुप्ता चतरा से लड़ रहे थे, उन्हें उस तरह से वोट नहीं मिले। तो ये सोचना होगा। और जैसे आप रांची में ही देखिए, देवेंद्र महतो को सिल्ली में अच्छा वोट मिला, खिजरी में अच्छा वोट मिला और ईचागढ़ में अच्छा वोट मिला। लेकिन वही आप रांची और हटिया देखिए तो यहां पर उस तरह से उन्हें वोट नहीं मिले। तो ये इन चीजों पर वर्कआउट करने की जरूरत मुझे लगता है कि जयराम की पार्टी को है। और मुझे लगता है कि आपको वोटों के मामले में कम से कम विस्तार करना होगा। सिर्फ एक जाति या कुछ युवाओं की पार्टी होकर जो है चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता, अगर उसे आप राज्य स्तर पर पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि हर जगह जाति का कॉम्बिनेशन आपके पक्ष में हो। तो इसका थोड़ा सा विस्तार करना होगा। मुझे लगता है कि अभी जो 4-5 महीने का वक्त है, जयराम को भी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। आप अच्छे ओरेटर हैं, बातों को बड़े तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं, तो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उन्हें और फायदा हो। और अगर उनका विस्तार यहां से निकलकर अन्य वोट बैंक में भी होने लगता है, जैसे अभी तो लगता है कि शुरुआत में कुर्मी वोटों पर वो सेंधमारी कर सकते हैं, तो यहाँ सीधा सीधा नुकसान जो है आजसू को दिखता है। आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो बीजेपी आजसू को ये नुकसान दिखता है। लेकिन अगर इनका दायरा बढ़ता है, जैसा कि गिरिडीह में हुआ, तो ये दूसरे कम्युनिटी में भी पहुंचते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे अगर धनबाद में इखलाक ने 80,000 वोट लाए हैं, तो ऐसे ही नहीं लाया होगा। तो वहां पर चूंकि ढुल्लू महतो थे, तो बहुत सारे वोट तो उन्हें मिल गए होंगे, बावजूद इसके 80,000 वोट है। अब जयराम महतो को जो 3,47,000 वोट आया है, वो सिर्फ कुर्मी के वोट नहीं हो सकते हैं, उसमें अन्य जातियों के भी वोट हैं। ये भी हो सकता है कि अल्पसंख्यक वोट भी उसमें हो। तो जब ये दायरा उनका बढ़ेगा, तब वो वहां पर जाकर जेएमएम को भी डेंट करेंगे, क्योंकि जो दोनों का जो एक आप सेम पिच पर खेलते हुए दिखती है, जेएमएम और जेबीकेएसएस दोनों जो है मूलवासी की बात करती है, 1932 खतियान की बात करती है, स्थानीयता की बात करती है। तो इन चीजों पर तो जब दायरा बढ़ेगा जेबीकेएसएस का, तब जाकर जो है वो नुकसान जो है आपको जेएमएम को भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल नुकसान जो है वो बीजेपी और आजसू गठबंधन को जयराम देते हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो अब एक नई पार्टी के लिए झारखंड के लोग भी तैयार हो रहे हैं, और जिस तरह से लोकसभा में जयराम महतो की पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अच्छे खासे वोट लाए हैं, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जयराम की पार्टी किस्मत आजमाएगी और ये बड़ा मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा। खासकर जेएमएम, आजसू और बीजेपी को अब थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि एक और नई पार्टी जिसका जो वोट बैंक होगा वही वोट बैंक होगा जो इन पार्टियों का वोट बैंक रहा है। तो ऐसे में अब मुकाबला विधानसभा का कितना दिलचस्प होगा इस नई पार्टी के आने के बाद चुनावी मैदान में, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और इसी तरह हम विश्लेषण करते रहेंगे आंकड़ों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।